नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार। हमारी नदियां पूरी हो चुकी थी और सभी को समझ में भी आ गया होगा। आज नया टॉपिक करेंगे ज्योग्राफी का, वो है झीलें, राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलें, झील को देखेंगे। इससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार मैंने गणित का डाला था, अनुपात का, मैथ का एक टॉपिक डाला था अनुपात, उसका एक ही भाग डाला था। सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वो समझ में आया है तो कृपया कमेंट जरूर करें, उसका दूसरा पार्ट भी डाले, और अगर समझ में नहीं आया तो उसी को दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। सभी से दोबारा रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर करके बताएं वो मैथ वाला पार्ट कैसा लगा, और एक रीजनिंग का भी डाला था उसके लिए भी कमेंट जरूर करें। और अगर कोई दिक्कत हो या कोई समझने में दिक्कत हो या समझ में नहीं आ रहा हो तो वो कमेंट जरूर करें, उनका समाधान किया जाएगा। तो आइए अब देखते हैं। एक बात हो, सभी वीडियो को पूरा देखा करें, सभी वीडियो को पूरा देखा करो। 1 मिनट 2 मिनट देखने से नहीं पता चलता कि क्या है वीडियो के अंदर, कैसा पढ़ा रहे हैं ये नहीं पता चलेगा। 1 मिनट 2 मिनट देख ली, चलो 1 मिनट शुरू कर दी, बोले नहीं आ रहा समझ में, चलो छोड़ दो। अगर देखना है वीडियो को तो पूरा देखो। 1 मिनट 2 मिनट देखने से क्या फायदा, वो तो आपका टाइम खराब हो रहा है, फिर चाहे उसका कोई मतलब नहीं है, चाहे मत देखो। फिर ऐसा देखना मत देखो। चाहे अगर 30 मिनट की वीडियो है मान लो, उसमें से आपने 1 मिनट देखी तो उससे क्या फायदा चलेगा, आपको क्या पता चलेगा कि क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे। इसका मतलब वो 1 मिनट आप खराब ही कर रहे हो, उसका देखने से क्या फायदा। अगर 30 मिनट देखो, कम से कम उसमें से 20 मिनट तो देखो, फिर पता चलेगा कि हाँ आगे वाला क्या बताना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो आगे से फिर वीडियो देखनी बंद कर दो। अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर देखनी बंद कर दो। एक बार 20 मिनट तो देखो उसको, फिर आगे से चाहे कोई भी वीडियो बस बंद कर दो, उसको अनसब्सक्राइब कर दो ना, ब्लॉक में डाल दो चैनल को, नहीं समझ में आ रहा फिर 1 मिनट 2 मिनट देखने से क्या फायदा होगा। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को देखें तो पूरी देखें। 1-2 मिनट से आप अपना ही टाइम खराब करोगे, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अपना ही टाइम खराब करोगे और वो टाइम बहुत कीमती है। तो आइए अब हम देख रहे थे राजस्थान की झीलें। आप शुरुआत करते हैं राजस्थान की झीलें, यानी झील। तो झील शुरुआत करते हैं, उससे पहले इस नाम से, झील नाम से एक क्वेश्चन आया हुआ है पीछे पटवार के अंदर, वो देखते हैं क्या क्वेश्चन था कि झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। व्हाट इज झीलों के अध्ययन को। तो झीलों के अध्ययन को, झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी, झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। तो चलिए आज हम लिम्नोलॉजी करते हैं। आज हम क्या करते हैं, लिम्नोलॉजी करते हैं। तो चलिए झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी, ध्यान कर लेना, झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी। ये झील, इनको 2 भागों में बांटा गया है झीलों को, नंबर 1 और नंबर 2। एक है प्राकृतिक झील, एक है कृत्रिम झील। नंबर 1 प्राकृतिक झील, एक है कृत्रिम झील। प्राकृतिक झील, कृत्रिम झील पहले देखो। कृत्रिम झील तो वो हो गई जो मानव द्वारा निर्मित है, कृत्रिम झील में आ गई मानव द्वारा निर्मित, जो मानव ने बनाई है या किसी माध्यम से बनवाई है, वो हो गई कृत्रिम झील, जिनमें मानव का सहयोग है, वो कृत्रिम झील। और प्राकृतिक झील ये फिर 2 प्रकार से है। नंबर 1 है प्लेट विवर्तनी, प्लेट विवर्तनी, और नंबर 2 है इसके अंदर ही ज्वालामुखी द्वारा निर्मित, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित। यानी कि सबसे पहले हम झील देखी, झीलों के अध्ययन को कहा जाता है लिम्नोलॉजी।
फिर झीलों को दो भागों में बांट दिया, एक प्राकृतिक झील और एक कृत्रिम झील। फिर कृत्रिम झील तो जो मानव द्वारा निर्मित है वो कृत्रिम झील होगी। फिर हमने प्राकृतिक झीलों को दो भागों में बांट दिया, एक प्लेट विवर्तनी और एक ज्वालामुखी। यानी एक जो ज्वालामुखी से उत्पन्न ज्वालामुखी विस्फोट से बनेगी वो, और एक प्लेट विवर्तनी। तो इस प्लेट विवर्तनी यानी कि भूमि के खिसकने से बनेगी वो, इसकी उदाहरण है नक्की झील। यानी प्लेट विवर्तनी का उदाहरण है नक्की झील, और ज्वालामुखी का उदाहरण है पुष्कर झील। पुष्कर झील ज्वालामुखी विस्फोट से बनी हुई झील है, और नक्की झील कौन सी है? प्लेट विवर्तनी। तो चलिए थोड़ी सामान्य बात होगी झील की। अब पानी की गुणवत्ता के आधार पर भी झीलों को दो भागों में बांटा गया है। यानी कि पानी की गुणवत्ता के आधार पर झीलों को भी दो भागों में बांटा गया है, एक खारी झील, एक मीठी झील। पानी की गुणवत्ता के आधार पर, पानी की गुणवत्ता के आधार पर भी झीलों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक खारी झील, और नंबर दो मीठी झील। खारी झील वो है जो खारी है, और मीठी वो है जो मीठी है। इनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, खारी खारी है, मीठी मीठी है, इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। खारी झीलें हैं, जो सभी खारी झीलें हैं, ये टेथिस सागर का अवशेष है। टेथिस सागर का, राजस्थान में जितने भी खारी झीलें हैं ये टेथिस सागर का अवशेष है, और लगभग झीलें पश्चिमी राजस्थान में मिलेगी। खारी झीलें यानी मरुस्थल की जितनी भी झीलें होगी वो क्या है? खारी झीलें मिलेगी। मरुस्थल की जितनी भी झीलें हैं वो खारी झीलें होगी, पश्चिमी राजस्थान में मिलेगी, खारी झीलें होगी। तो देखें, राजस्थान की सबसे बड़ी झील खारी झील। पहले खारी झीलों को देखते हैं, बाद में मीठी झीलों को देख लेंगे। खारी झील, खारी झील और मीठी झील दोनों को याद करना पड़ेगा। तो एक को याद कर लो, बाकी जो बचेगी वो क्या हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी। यानी खारी झीलों को याद कर लो, जो बची वो मीठी हो जाएगी। इसके लिए एक ट्रिक है, और वो ट्रिक सभी जानते हैं, सभी जगह वो ट्रिक काम में लेते हैं। तो चलिए बताते हैं, सभी जानते हैं ट्रिक को। साड़ी का पल्लू, कुत्ता, परी में नाव फाड़े रे। साड़ी का पल्लू कुत्ता, प्री में नाव फाड़े रे। साड़ी का पल्लू कुत्ता, प्री में नाव फाड़े। सा से संभर, डी से डीडवाना, का से काबोध, पै से पंचपद्रा, पंचपद्रा, लू से लूण कर सर, कु से कुचामण, ता से ताल छापर, प्री से प्रीतमपुरा, प्रीतमपुर, प्रीतमपुर झील है। में से नहीं है, ना से नावा, में से कोई नहीं है। और वैसे फलोदी, और डे से डेगाना, रे से रेवासा। रेवासा सिक्कर केंद्र है, रेवासा सिक्कर केंद्र है। तो दोबारा देखो, साड़ी का पल्लू कुत्ता, प्री में ना फाड़े। साड़ी का पल्लू कुत्ता, प्री में ना फाड़े। सा से सांबर, डी से डीडवाना, का से कबोध, पै से पंचपत्रा, लू से लूणकरण सर, कु से कुचामण, फिर ता से ताल छापर, प्री से प्रीतमपुर, फिर मेरे को सुन दो, ना से नावा, डे फै से फलोदी, डे से डेगाना, और रे से रेवासा। रेवासा वाली का है सिक्कर केंद्र। अब सबसे ज्यादा खारे पानी की झील, सबसे ज्यादा
खारे पानी की झील वो है नागौर के अंदर। कहा है राजस्थान में सबसे ज्यादा खारे पानी की झील? नागौर, और नंबर 2 पे आएगा सीकर। नागौर और सीकर के अंदर सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है। सब एक एक को पढ़, इनमें लगभग एक तो ये है पढ़ने वाली, एक डीडवाना होगी और एक थोड़ी पंचभद्रा, ये 3 है। बाकी थोड़ी इनको थोड़ा देख लेंगे कहाँ पे है, बाकी कोई पढ़ने वाली नहीं है। बाकी मीठे पानी की झील है वो पढ़ने वाली है। तो नंबर 1 पे देखते हैं सांबर झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है राजस्थान की सांबर झील। नंबर 1 सांबर झील राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील। कौन सी झील है? सांबर झील। यानी कि राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील वो है सांबर। वैसे इसको देखें तो ये वैसे तो ऐसे है, 3 जिलों के अंदर फैली हुई है, लेकिन अगर इसको देखें सांबर झील कहाँ है, अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए सांबर झील कहाँ है और उसके अंदर ऑप्शन हो अजमेर, नागौर, जयपुर या पाली, तो यहां पे अपने को देखें एक अजमेर के अंदर है, नागौर के अंदर भी है और जयपुर के अंदर भी है। चिड़गांव किसको? नागौर, अजमेर और जयपुर। जयपुर के अंदर भी है, नागौर के अंदर भी फैली हुई है और अजमेर के अंदर भी फैली हुई है। अगर इसको देखें तो सही मानी जाएगी जयपुर के अंदर, बिल्कुल सही है, जयपुर के अंदर मानी जाएगी, क्योंकि सांबर झील कागतों के अंदर, जयपुर के अंदर। तो ये कहां पे है? जयपुर में। यानी वही चीज मानी जाएगी जो कागतों के अंदर सही हो, और कागतों के अंदर क्या है? जयपुर के अंदर है, और बाकी अजमेर और नागौर के अंदर इसका फैलाव है, न कि सांबर झील स्थित है। अगर क्वेश्चन आए सांबर झील स्थित है तो वो सही मानी जाएगी जयपुर के अंदर ही, सही कहा मानी जाएगी जयपुर के अंदर। अब देखो जयपुर के अलावा ये कहा, इसका फैलाव कहां कहां पर है? अजमेर और नागौर में, अजमेर और नागौर में इसका फैलाव है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है तो भारत की देखें, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील अगर देखें तो वो है चिल्का झील, उड़ीसा के अंदर। भारत की खारे पानी की, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील वो है चिल्का झील। कहा है? उड़ीसा के अंदर। यानी राजस्थान की सांबर, भारत की चिल्का, और अगर विश्व की देख लें तो वो है कैस्पियन सागर। सागर ही है, झील क्या है? नाम दे दिया से झील। कैस्पियन सागर कहाँ है? रशिया के अंदर, यानी रूस के अंदर। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील कहाँ है? जयपुर के अंदर। फैलाव अजमेर और नागौर के अंदर। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील, उड़ीसा के अंदर। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील वो है, यानी क्षेत्रफल में बड़ी है, वैसे सबसे खाली क्षेत्रफल में बड़ी है, रूस के अंदर है कैस्पियन सागर। अब देखें सांबर झील को, उसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कुछ जगह को मिलता है 256 वर्ग किलोमीटर और कुछ जगह मिलता है 150 वर्ग किलोमीटर।
वे दोनों ही सही है, दोनों जगह अलग अलग देखे हैं मैंने। एक बुक में 256 भी देखा था जो प्रमाणित गाइड है, ये 250 भी देखा है, 250 ये चेटक के अंदर भी 250 है आरबीडी चेटक के अंदर, लेकिन एक प्रमाणित गाइड में 256 भी देखा था। अब वो देख लो आप कौन सा मानोगे सही। इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो थोड़ा डायग्राम देखेंगे। ये से समझ, ठीक है। इसकी लंबाई है वो है 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर इसकी लंबाई। और चौड़ाई की बात करें तो वो एक जैसी नहीं है, तो चौड़ाई हो जाएगी 3 से 12 किलोमीटर तक, यानी कहीं पे 3 किलोमीटर, कहीं 4, ऐसे कहीं 12 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है। लंबाई इसकी 32 किलोमीटर बता दी, क्षेत्रफल बता दिया इसका। अब देखो ऊपर से एक नदी गिरती है, नदियों के अंदर भी पढ़ा था हमने, सामर झील में गिरने वाली नदियां। तो यहां से ऊपर से एक नदी गिरती है, एक यहां से गिरती है, एक यहां से, एक यहां से। तो ध्यान रखो ऊपर से मेथा, नीचे से रूपनगढ़, ऊपर से मेथा, रूपनगढ़, फिर खारी, फिर खंडेला, ये खारी, ये खंडेला। तो 4 नदियां गिरती है सामर झील के अंदर, मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। मेथा ऊपर से, नीचे से रूपनगढ़, फिर साइड में से गिरेगी खारी, खंडेला, यानी मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। 4 नदियां याद कर लेना, 4 ही गिरती है सामर झील के अंदर गिरने वाली नदियां। और ऐसे क्वेश्चन पूछेगा सामर झील में गिरने वाली दक्षिण की नदी, उत्तर की नदी, उत्तर पूर्व की नदी, पूर्व की नदी, ऐसे पूछेगा। तो ध्यान कर लेना 4 नदियां है, मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। लंबाई की बात करें तो 32 किलोमीटर, चौड़ाई की बात करें तो 3 से 12 किलोमीटर, क्षेत्रफल 256 वर्ग किलोमीटर या 150 किलोमीटर, 150 वर्ग किलोमीटर सामर झील। अब यहां पर इसके अंदर क्या है, नमक उत्पादन किया जाता है। और नमक भी कैसे उत्पादन किया जाता है, क्यारी बनाकर किया जाता है, यानी छोटे छोटे खाने बना दिए जाते हैं, छोटे छोटे खाने बना दिए। उसके अंदर क्या है, नमक, उसके अंदर ये खारा पानी डाल दिया जाता है। और फिर वो खारा पानी धीरे धीरे वाष्पोत्सर्जन होगा सूर्य से, और वो पानी उड़ जाएगा, उसके अंदर नमक बच जाएगा। उस तैयार नमक को क्या कहा जाता है, चार। उस तैयार नमक को क्या कहा जाता है, और उस पद्धति को केशवाकर्षण पद्धति कहा जाता है। यानी सामर झील से तैयार नमक को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, और इस पद्धति को क्या कहा जाता है, केशवाकर्षण पद्धति। यानी यहां से केशवाकर्षण पद्धति द्वारा नमक उत्पादन किया जाता है, नमक उत्पादन किया जाता है। और तैयार नमक क्या कहलाता है, चार। तैयार नमक क्या कहलाता है, और उससे उत्पादन वाली पद्धति कौन सी है, केशवाकर्षण पद्धति। लंबाई चौड़ाई देख ली, क्षेत्रफल देख लिया, उत्पादित नमक देख लिया। तो यहाँ पे 1964 के अंदर, यानी यहाँ पे इतना नमक होता है, भारत का 8.60% नमक, यानी कि सामर झील से भारत का सर्वाधिक नमक उत्पादन करती है। सामर झील से भारत का 8.7% नमक उत्पादन होता है। नमक उत्पादन कितना होता है भारत का, सामर झील से 8.7%। तो यहाँ पे इतना नमक उत्पादन हो रहा है, तो यहाँ पे कारखाने लगा देते हैं। भारत का सबसे ज्यादा नमक उत्पादन हो रहा है, तो यहाँ पे कारखाना लगा देते हैं। और यहाँ पे एक कारखाना है संभर साल्ट लिमिटेड, सांबर साल्ट लिमिटेड। सांबर के अंदर है तो सांबर नमक उत्पादन होता है, तो साल्ट और लिमिटेड यानी लिमिटेड संस्था है। तो लिमिटेड है कहां पे, ये भारत के अंदर। तो इसके आगे हिंदुस्तान लगा दो।
तो हो जाएगा हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड HSSN, और इसकी स्थापना हुई थी, कब लगाई गई? 1964 में। सांबर, हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड सांबर के किनारे है, कब लगाया गया? 1964 के अंदर, 1964 के अंदर यहाँ पे स्थापित किया गया। अंग्रेजों ने यहाँ पे एक म्यूजियम बनाया था, इस म्यूजियम, यहाँ पे एक साल्ट म्यूजियम बनाया था, तो देश का दूसरा म्यूजियम है, यानी कि अंग्रेजों ने यहाँ पे देश का दूसरा साल्ट म्यूजियम बनाया। और देश का पहला साल्ट म्यूजियम कहाँ है? दाडी, गुजरात के अंदर। दाडी, गुजरात के अंदर पहला साल्ट म्यूजियम, और दूसरा साल्ट म्यूजियम सांबर झील के किनारे है। यहाँ पर एक पर्यटन स्थल भी है, रामसर पर्यटन स्थल। 1990 में झील को पर्यटन विकास हेतु रामसर साइट के रूप में विकसित किया गया था। कब? 1990 में इस झील को पर्यटन हेतु रामसर साइट के रूप में से पर्यटन क्षेत्र बनाया गया था 1990 में। यहाँ पर पर्यटन हेतु रामसर साइट के पर्यटन केंद्र खोला गया, यानी पर्यटन के क्षेत्र का क्या नाम है? रामसर साइट। उसके साथ ही क्या, ये साल्ट म्यूजियम, देश का दूसरा साल्ट म्यूजियम, पहला साल्ट म्यूजियम दाड़ी गुजरात के अंदर है, और दूसरा है सांबर, राजस्थान का पहला है ये, और देश का दूसरा साल्ट म्यूजियम। ठीक है, इससे क्या नमक को वो क्या कहा जाता है? यहाँ पे एक पक्षी आता है सांबर झील के किनारे, गुजरात से आता है, विजय का प्रतीक है कुर्जा पक्षी यहाँ पे आता है, ये भी याद रखना। सांबर झील के किनारे गुजरात से विजय का प्रतीक कुर्जा पक्षी आता है, और इसके किनारे इसके उपनाम है कुछ, वो देख लो, बहुत जरूरी है। सांबर झील के उपनाम, सांबर झील के उपनाम देखो। नंबर एक उपनाम होगा कि यहाँ पर सबसे पहले सांबर क्षेत्र में चौहानों ने, वासुदेव चौहान ने यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था, तो चौहानों की साम्राज्य स्थली किसे बोला जाता है? सांबर झील को। यानी इसी के किनारे चौहानों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, तो चौहानों की साम्राज्य स्थली सांबर झील। इसी के किनारे अकबर का विवाह हुआ था, तो अकबर की विवाह स्थली, अकबर की विवाह स्थली आमेर में सॉरी जयपुर आमेर में, और यहीं पर है जहांगीर, यानी सलीम जहांगीर का ननिहाल। जयपुर के अंदर पहले आमेर था, वर्तमान में जयपुर, तो यहीं पर क्या है, क्या बोला जाता है इसको? सांबर झील को जहांगीर का ननिहाल। यहीं पर दादू दयाल जी ने उपदेश दिए थे, तो दादू दयाल की कर्मस्थली, इसको क्या बोला जाता है? दादू दयाल की कर्मस्थली सांबर झील को बोला जाता है। यहीं पे एक माता का नाम है चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता, चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता। शाकंभरी माता, तो इसे शाकंभरी माता का मंदिर है, तो इसे शाकंभरी भी कहा जाता है। और शाकंभरी माता क्या है कि वहां पर अकाल वगैरह पड़ा था, तो उन्होंने साग वगैरह बांटकर लोगों का जीवन यापन किया था, तो इसीलिए उन्हें शाकंभरी माता कहा जाता है। इन सब इतनी चीजें होने के कारण इसे क्या बोला जाता है? देवयानी या देवनानी तीर्थ। तीर्थों का मामा तो है पुष्कर,
तीर्थों का मामा पुष्कर, तीर्थों की नानी संबर। इसे बोला जाता है देवयानी या देवनानी तीर्थ स्थल। देवयानी या देवनानी तीर्थ स्थल। और तीर्थों का मामा पूछ ले तो वो होगा संबर, थोड़ा ध्यान कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे नमक, जो नमक तैयार किया जाता है उसके अंदर एक संबर झील के नमक में स्पाइरुलिना नमक शैवाल पाया जाता है। कहा जाता है इसके अंदर 60% प्रोटीन होता है, 60% प्रोटीन होता है स्पाइरुलिना नमक के कारण। यहाँ तक नमक स्वादिष्ट होता है, खाने में अच्छा भी होता है। स्पाइरुलिना नमक इस शैवाल के कारण, यानी कि ये शैवाल है, इसके अंदर 60% क्या होता है, प्रोटीन होता है इस शैवाल के अंदर। और क्या रहेगा संबर झील के बारे में, और तो कुछ नहीं रहा। संबर झील यहाँ पे है एक मस्जिद है, यहाँ पे एक मस्जिद है, इसके किनारे एक मंदिर और एक मस्जिद है नालिसप करके कोई मस्जिद है, थोड़ा ध्यान कर लेना। वैसे कभी पूछा हुआ तो नहीं है, लेकिन अपने थोड़ा ध्यान कर लेते हैं। यहाँ पे नालिसप करके मस्जिद है। तो लोग दोबारा इसकी एक रीडिंग लगा देते हैं संबर झील की, जल्दी से फटाक से इसकी रीडिंग लगा देते हैं। संबर झील देखो, सबसे पहले ये संबर झील, ठीक है। संबर झील इसके 3 पार्ट कर दो, हिस्से कर दो। एक के अंदर हो गया अजमेर, ये हो गया नागौर, ये हो गया जयपुर। वास्तव में ये जयपुर के अंदर है, तो ये जयपुर के अंदर है वास्तव में, यानी कालतों के अंदर जयपुर के अंदर है। इसकी लंबाई की बात करें तो वो है 32 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई की बात करें तो वो है 3 से 12 किलोमीटर। संबर झील की चौड़ाई तो है 3 से 12 किलोमीटर, लंबाई है 32 किलोमीटर। इसके क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल तो वो है 150 वर्ग किलोमीटर या 256 वर्ग किलोमीटर। दोनों ही याद कर देना, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। एक में ये है, एक में ये, दोनों ही आते हैं किताबों के अंदर। एक में 150 वर्ग किलोमीटर भी आता है, 156 भी आता है, क्योंकि इनका क्षेत्रफल भी कोई स्थायी नहीं होता। जैसे अगर कोई ज्यादा बारिश हुई तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, कम हुई तो घट जाएगा। ऊपर से एक नदी डालो लाकर मेथा, नीचे से एक नदी लाकर डाल दो रूपनगढ़, यानी मेथा रूपनगढ़। फिर यहां से एक नदी डाल दो खारी, और इधर गुरु से डाल दो खंडेला। तो मेथा रूपनगढ़ खारी खंडेला, 4 नदियां डाल दी, मेथा रूपनगढ़ खारी खंडेला। क्षेत्रफल देख लिया, लंबाई चौड़ाई देख ली, कहाँ स्थित है ये भी देख ली। ये भारत का यानी राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील, उड़ीसा के अंदर विश्व का कैस्पियन सागर। अब ये भारत का सबसे ज्यादा नमक उत्पादन करती है, यानी कि भारत का 8.7% नमक उत्पादन करती है ये झील। कौन सी? संबर झील, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत का सबसे ज्यादा नमक उत्पादन करने वाली झील, 8.7% नमक उत्पादन करती है। तो इतना नमक हो गया तो यहाँ पे कारखाना खोल देते हैं, हिंदुस्तान सांभर साल्ट लिमिटेड। और कब खोला गया? 1964 के अंदर। तो 1990 के अंदर यहां पर रामसर साइट पर्यटन स्थल बनाया गया, ठीक है, 1990 के अंदर। नदियां डाल दी, इसका नमक के अंदर एक शैवाल पाया जाता है। नमक में शैवाल कौन सा? स्पाइरुलिना। इसके अंदर 65% या 60% क्या है? प्रोटीन होता है।
इससे बाल के अंदर 60% या 65% क्या होता है, प्रोटीन होता है स्पाइरुलिना के अंदर। यहां पर मान लो ऐसे 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 क्या बनाकर नमक बनाया जाता है, तो उस तैयार नमक को क्या कहा जाता है, तैयार नमक कहलाता है क्या, और उस पद्धति को कहा जाता है केशवाकर्षण, केशवाकर्षण पद्धति। ठीक है, तैयार नमक को क्या पद्धति को केशवाकर्षण पद्धति। क्षेत्रफल देख लिया, लंबाई चौड़ाई देख ली, और क्या समृद्धि, बस इतनी ही तो है। झीलें कोई समझने वाली नहीं है, थोड़ी याद करने वाली है, तो थोड़ा देख लेना इनको। अब 2 झीलों रखा है पानी की, एक तो डीडवाना और एक पंचभद्रा। बाद में तो सभी के जिले याद करने, हाँ थोड़ी मीठे पानी की झील है, उनको थोड़े अच्छे से पढ़ेंगे। तो ओके बाय। अगर झीलें क्या है कि समझने वाली नहीं है, सिर्फ याद करने वाली है, और समझने वाली होगी तो उसको बढ़िया से समझा दिया जाएगा। ओके बाय, गुड बाय, थैंक यू, थैंक यू।